नमस्कार। इंटरनेशनल लॉ में एक ऐसा अपराध है जिसे सबसे घिनौना, सबसे भयावह माना जाता है। एक ऐसा अपराध जिसका मकसद सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसके पूरे समुदाय को इस दुनिया से नष्ट करना है। आज हम उसी अपराध यानी जीनोसाइड और उसके इंसाफ के दायरे को गहराई से समझेंगे। सोचिए, आखिर वो कौन सा एक अपराध है जो एक पूरी कौम को, एक पूरी नस्ल को अस्तित्व से ही मिटाने की कोशिश करता है? ये सवाल ही इस अपराध की गंभीरता को बयान कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हम इस संगीन अपराध की हर एक परत को खोलेंगे। हम शुरू करेंगे इसकी बुनियादी परिभाषा से, फिर इसके कानूनी ढांचे को एक्टस रेयस और मेंस रिया को तोड़कर समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया की अदालतों ने इस पर क्या फैसले सुनाए हैं, भारत का इस मामले में क्या रुख है और हाँ, आज के दौर में इंसाफ के सामने क्या नई चुनौतियां खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द अल्टीमेट क्राइम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे कानून की किताबों में सबसे ऊपर रखा गया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों इसे इतनी गंभीरता दी गई है। तो आखिर ये जेनोसाइड है क्या? देखिए, कानून की नज़रों में इसका मतलब है किसी खास राष्ट्रीय, जातीय, प्रजातीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या उसके एक बड़े हिस्से को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश। ये शब्द 1944 में एक पोलिश जूइश लॉयर राफेल लेम्किन ने हॉलोकॉस्ट की भयावहता को बयान करने के लिए गढ़ा था। उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा, ग्रीक जेनोस यानी जाति और लैटिन साइड यानी हत्या। और इसकी गंभीरता इस बात से पता चलती है कि इसे जस कोजेंस नॉर्म माना जाता है। अब ये क्या है? सोच लीजिए, ये इंटरनेशनल लॉ का एक तरह से सुपर लॉ है। एक ऐसा बुनियादी नियम जिसे कोई भी देश किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकता या उससे अलग नहीं हो सकता। ये एक सर्वोच्च और अनिवार्य सिद्धांत है, इससे ऊपर कुछ नहीं। सेक्शन 2, डिकंस्ट्रक्टिंग द डेफिनेशन। अब चलिए इस अपराध की कानूनी चीरफाड़ करते हैं, जो खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जेनोसाइड का अपराध दो बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका है, एक्टस रेयस यानी आपराधिक काम और मेंस रेया यानी आपराधिक मंशा। तो पहला स्तंभ है एक्टस रियस, यानी वो भौतिक कार्य, वो एक्ट। जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में इसके 5 प्रकार बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं। इनमें शामिल हैं समूह के सदस्यों की हत्या करना, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे समूह का शारीरिक विनाश हो, जन्म रोकने के उपाय थोपना या फिर बच्चों को जबरदस्ती उनके समूह से निकालकर दूसरे समूह में भेज देना। ध्यान रहे, इनमें से कोई एक एक्ट भी जेनोसाइड साबित हो सकता है, बस शर्त यह है कि नियत साबित हो जाए। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा है दूसरा स्तंभ, मेंस रेया यानी मानसिक तत्व। यहां पर ही पूरा केस बनता या बिगड़ता है। यहां स्पेशल इंटेंट की जरूरत होती है, जिसे कानूनी भाषा में डॉलुस स्पेशियालिस कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि अपराधी की नियत सिर्फ हत्या या नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि उस पूरे समूह को ही जड़ से नष्ट करने की थी। यही खास नियत जेनोसाइड को बाकी सभी भयानक अपराधों से अलग करती है। सेक्शन 3, इंटरनेशनल लॉ एंड की केसेस। जब इतना बड़ा अपराध होता है तो इसका इंसाफ कौन और कैसे करता है? अब हम उसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे और उन जरूरी केसेस पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस अपराध की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इंसाफ के लिए 3 मुख्य मंच हैं। पहला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे, जो देशों यानी स्टेट्स को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी, जो सीधे व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स पर मुकदमा चलाता है। और तीसरे हैं एडहॉक ट्रिब्यूनल्स, जैसे रवांडा और यूगोस्लाविया के लिए बनाए गए खास कोर्ट्स, जिन्होंने विशिष्ट संघर्षों में व्यक्तियों को सजा सुनाई। ये तस्वीर उन्हीं 2 ऐतिहासिक ट्राइब्यूनल्स की याद दिलाती है जिन्होंने जेनोसाइड के कानून को आकार दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रोवांडा (ICTR) और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया (ICTY). इन एडहॉक अदालतों ने न सिर्फ बड़े अपराधियों को सजा दी, बल्कि अकेयसु और क्रिस्टिच जैसे लैंडमार्क फैसले भी दिए। इन्होंने साबित किया कि अब इस अपराध के लिए व्यक्ति भी इंटरनेशनल कानून की पकड़ से नहीं बच सकते। इन्हीं ट्रिब्यूनल्स का एक ऐतिहासिक फैसला था अकेयसु केस, जो 1998 में आया। ये मामला कई मायनों में खास था। ये पहली बार था जब किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने जेनोसाइड के अपराध के लिए किसी को दोषी ठहराया। लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने एक मिसाल कायम की कि यदि रेप
और यौन हिंसा का इस्तेमाल किसी समूह को नष्ट करने की नीयत से किया जाए तो उसे भी जेनोसाइड का कृत्य माना जाएगा। इसी कड़ी में अगला मील का पत्थर साबित हुआ क्रिस्टिच केस 2001 में, जो स्रेब्रेनित्सा नरसंहार से जुड़ा था। इस मामले ने एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब दिया। क्या जेनोसाइड साबित करने के लिए पूरे समूह को ख़त्म करना ज़रूरी है? अदालत ने बिल्कुल साफ कहा, नहीं। अगर नियत समूह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी नष्ट करने की है तो वो भी जेनोसाइड कहलाएगा। सेक्शन 4, इंडियाज़ लीगल स्टैंड्स। इंटरनेशनल कानून के बाद अब रुख करते हैं अपने देश की तरफ। इस महाअपराध को लेकर भारत का कानूनी ढांचा कैसा है, आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा जटिल मुद्दा सामने आता है। देखिए, भारत ने 1949 में जेनोसाइड कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो कर दिए। ये एक बड़ी कमिटमेंट थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए आज तक कोई अलग से कोई खास घरेलू कानून नहीं बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी गैप है। इस वजह से ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या या फिर यूएपीए और SC/ST एक्ट जैसे दूसरे मौजूदा कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। ये अपराध सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, आज के दौर में भी इसकी चुनौतियां बरकरार हैं और वो वादा नेवर अगेन आज भी एक संघर्षी है। आज सबसे बड़ी चुनौती वही है, उस खास जेनोसाइडल इंटेंट या डोलस स्पेशियालिस को साबित करना। सबूत का बोझ बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंसाफ पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। और तो और डिजिटल नफरत और सोशल मीडिया, जैसा कि हमने रोहिंग्या क्राइसिस में देखा, इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक और दिक्कत है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन की कमी, जिसकी वजह से अपराधी एक देश से भागकर दूसरे देश में पनाह ले लेते हैं। इन्हीं चुनौतियों के जवाब में साल 2005 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या R2P का सिद्धांत सामने आया। ये कहता है कि अगर कोई देश अपनी ही जनता को जेनोसाइड जैसे अपराधों से बचाने में नाकाम रहता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और हस्तक्षेप करे। सेक्शन 5, एग्जाम क्विक रिवीजन। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में फटाफट रिवाइज करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर आपको जेनोसाइड साबित करना है तो आपको बस 2 चीजें दिखानी होंगी। पहला, नियत यानी उस पूरे ग्रुप को खत्म करने का इरादा, और दूसरा, उस नियत से किया गया कोई काम, जैसे हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना। नियत प्लस काम, यही है जेनोसाइड का आसान फॉर्मूला। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर का एक क्विक रिकैप 30 सेकंड से भी कम समय में। याद रखिए, जेनोसाइड का मतलब है एक समूह को नष्ट करने की नीयत से किया गया 5 में से कोई एक काम। इंसाफ के लिए ICJ देशों को और ICC व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराती है। सबसे बड़ी चुनौती है इस स्पेशल इंटेंट को साबित करना है, और भारत ने कन्वेंशन साइन जरूर किया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई खास घरेलू कानून नहीं है। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की इस दुनिया में नेवर अगेन का वादा क्या सच में एक सच्चाई है या सिर्फ एक भुलाया गया आदर्श? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। If you want any new topic, comment below.